हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम आपके लेके आ गए हैं रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन, जो कि जितनी भी अभी तक एग्जाम हुए उसके सारे क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, वो भी 1 बाय 1। आज हम करवाने वाले हैं दोस्तों आपको बायोलॉजी का। इसके पहले हमने आपको फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 करवा दिया है। अगर से आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों आज हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 करवाने वाले हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में वो आपको मिलेंगे। और दोस्तों इसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करिए अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? ऑप्शन ए विकासी जीव विज्ञान, ऑप्शन बी मानव शास्त्र, ऑप्शन सी अनुवांशिकी, ऑप्शन डी जैव प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो है शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। बात करें अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। इसके जनक जो है ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकी घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। अब बात करें दोस्तों कोशिका केंद्रक का, वह कोशिकी घटक जिसकी अधिकांश प्राकेंद्रियां मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह दोहरी परत की झिल्ली है जो केंद्रक के चारों ओर से घिरी रहती है, जिसमें से बाहरी झिल्ली अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ी होती है जिस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप कोशिकाओं में मौजूद खालिस्तान की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी विद्युत रासायनिक स्पंदों, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जल। जल जो है, जल की मात्रा जो है संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? ऑप्शन ए संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी तंत्रिका ऊतक, ऑप्शन सी पेशी ऊतक, ऑप्शन डी उपकला ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपकला ऊतक। उपकला ऊतक जो है वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। क्या करता है? वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है उपकला ऊतक। शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को ही उपकला ऊतक या एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता था? ऑप्शन ए वृद्धि संवर्धक पदार्थ, ऑप्शन बी रेजिन और गोंद, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी अमोनिया, यूरिया और अमीनो अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेजिन और गोंद को। पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद को अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता था। ये भी आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों जाइलम ऊतक की, तो जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जाइलम जो है जल संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। ये भी आपको याद रखना है। रसारोहण की क्रिया में पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, रसारोहण की क्रिया जो है ये पौधों में जाइलम वाहिनियों के द्वारा होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है? ऑप्शन ए लाइपेज, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी टाइलिन, ऑप्शन डी पेप्सिन। तो दोस्तों पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन का विखंडन करता है। ये भी आपको याद रखना है। जो पेप्सिन एंजाइम है प्रोटीन को विखंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। यह अमाशय से निकलने वाले जठर रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जठर रस में पाया जाता है, अमाशय से निकलने वाले। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही कथन की पहचान करना है आपको दोस्तों। ऑप्शन ए है एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन बी एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 22 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन सी एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन डी आपके स्क्रीन पे एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डी इज द करेक्ट।
एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। बात करें कोशिका विभाजन के समय जो क्रोमोटिन होता है दोस्तों, ये सिकुड़कर अनेक छोटे मोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। एस गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं। बात करें मानव गुणसूत्रों की दोस्तों, तो मानव में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्रों को ऑटोसोम्स कहा जाता है तथा 2 अन्य गुणसूत्रों को लिंग क्रोमोसोम्स XY कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है? लैपलैंड ड्रियोड, मंगोल कल्प, निग्रोइड, काकेसियाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, लैपलैंड ड्रियोड। लैपलैंड ड्रियोड जो है ये जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों नस्लों में से नहीं है। बात करें मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की, तो उनके शरीर बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई, कद, बाल, चेहरे की आकृति, आंखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। हाँ, फ्रेंच जीव विज्ञानी जो जॉर्जेस क्यूवियर थे, इन्हें मानव जाति को उनकी चमड़ी के आधार पर 3 भागों काकेसॉइड सफ़ेद, मंगोलॉयड पीला तथा निग्रोइड काला में विभाजित किया था। तो जो अपना लैपलैंड ड्रियोड जो है ये इनके आधार पर विभाजित नहीं किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो दोस्तों वंश है, गण है, जाति है या फिर कुल है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जाति। जाति जो है जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई की बात करें तो जाति, जिसे स्पीसीज कहा जाता है। जाति अर्थात स्पीसीज को उन जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिनकी सामान्य विशिष्ट विशेषताएं हैं जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वंश की बात करें दोस्तों, बहुत सी जातियां मिलकर वंश बनाती है। वंश का नाम लैटिन भाषा में होता है, जैसे ब्रेसिका। ब्रेसिका क्या है? लैटिन भाषा में नाम है वंश का। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुल की बात करें दोस्तों। अगर हम कुल की बात करें दोस्तों, वंश के समूह को एक कुल में रखा जाता है। कुल में वही वंश आते हैं जो उसके लक्षणों से सही मेल खाते हैं। गण की बात करें दोस्तों, ऑर्डर की बात करें तो इसके अंतर्गत एक गण के मुख्य लक्षणों से मिलते हुए कुल पाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार खालिस्तान समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभि नहीं पाया जाता है। विकसित नाभि किस में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए कवक में, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा में, ऑप्शन सी प्लांटी में या ऑप्शन नंबर डी मोनेरा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोनेरा में। मोनेरा में जो है विकसित नाभि नहीं पाया जाता है। वर्ष 1969 में जैव वैज्ञानिक R.H. विटेकर ने समस्त जीव जगत के प्राणियों को पांच जगत में बांटा था। कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमिलिया, जिसमें से मोनेरा जगत के प्राणी एक कोशिकी तथा पूर्व केंद्रीय होते हैं। इनमें प्रमुख कोशिका अनुपस्थित होता है। इसका केंद्रक द्रव्य संपूर्ण कोशिका द्रव्य में फैला होता है, अर्थात इसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? ऑप्शन ए जू, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी ब्रेड फपून, ऑप्शन डी अमरबेल। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पैरामीशियम। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव जो एक ही कोशिका से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। जैसे पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, यीस्ट, ये क्या है? एक कोशिकीय जीव है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लाउड लुई बर्थोले, ऑप्शन बी जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी दिमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन सी डी कैरोलस लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैरोलस लिनियस। द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। द्विनाम पद्धति दोस्तों जीवों के नामकरण की पद्धति है, जिसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार किसी जीव के नाम के 2 अंग होते हैं जो जीव के वंश, जीनस और जाति को बताते हैं। जैसे एलियम सेपा, प्याज क्या है? एलियम सेपा प्याज। यहाँ एलियम वंश और सेपा क्या है? जाति को बताता है। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। दिमित्री मेंडलीफ की बात करें दोस्तों तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण तथा क्लाउड लुई बर्थोले को रासायनिक संतुलन के सिद्धांत का प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी मेटाजोआ, ऑप्शन सी कोइनोजोआ, ऑप्शन डी पाइपियंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मेटाजोआ। मेटाजोआ जो है जिसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। कैरोलस लिनियस जो थे दोस्तों, इन्होंने प्राणियों जगत के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिस कारण कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे? कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी जगत 2 उपजंतु जगत में विभाजित किया गया, एक था प्रोटिस्टा जगत और दूसरा जो था वो था मेटाजोआ जगत। क्या था? मेटाजोआ जगत था दूसरा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रीय
एक कोष की जीव आते हैं, जबकि मेटा जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोष की जीव आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले क्वेश्चन की, खालिस्तान के प्राणी अगतिशील होते हैं। तो पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं। संघ पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? पोरोस, जिसका मतलब होता है छिद्र, और फेरी, इसका मतलब होता है धारण करना। अर्थात पोरीफेरा का मतलब होता है छिद्र को धारण करने वाला। इनके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पंज के रूप में जाना जाता है। रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंजों को जंतुओं में सम्मिलित किया गया और इनको पोरीफेरा नाम दिया गया। किसके द्वारा? रॉबर्ट ग्रांट के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है को खालिस्तान के नाम से इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गॉर्नेट, ऑप्शन बी ओनिक्स, ऑप्शन सी मदर ऑफ पर्ल, ऑप्शन डी ओपल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है खोल के भीतर से निकलने वाले अर्कों को। जो खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क होते हैं दोस्तों, जिसका तकनीकी नाम क्या है? सोप है। क्या है? सोप है। को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घोगा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। कौन से वर्ग के प्राणी बनाते हैं? घोगा वर्ग के प्राणी बनाते हैं मदर ऑफ पर्ल को। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और हमारा प्रैक्टिस सेट भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके बनाते रहें और पल पल की अपडेट आपको हमारी मिलती रहे। इसकी PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो होने वाला है केमिस्ट्री, जिसका हम प्रैक्टिस सेट 1 लेके आने वाले हैं। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 1 हमने करवा दिया है। ये आज बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट 1 है। कल आपको केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।